नीतीश कुमार तो इस वर्ड को रट ही लिए हैं, इतना भर हर भाषण में बोलते हैं। देखिए, इस यात्रा को देखने के लिए हमें 21 साल पुराने एक वाकये को याद करना होगा। और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया के साथ तो उनकी फोटो कवर पेज पे छपी थी, अगर आपको याद हो तो बड़ी देर तक उनकी चर्चा हुई थी। और तब नीतीश कुमार ने कहा था कि झोला लेकर गए थे और बोरा भर कर लाए। अब सम्राट चौधरी झोला लेकर गए हैं या नहीं गए हैं, वैसे भी उनके जो राजनीतिक आका है, देश के प्रधानमंत्री, वो तो झोला उठाकर चल देने की बात कहते हैं। अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को चलाने में उसके टैक्स रेवेन्यू का कितना योगदान है, तो सबसे कम बिहार का है। 2-2, 3-3 फिल्में बस में फिल्म चलती थी, वीडियो कोच बस का नाम होता था, खत्म हो जाती थी तब मोतिहारी पहुंचते थे। नमस्कार, बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है। और आज हम बड़ी बहस में बात सम्राट चौधरी के दिल्ली यात्रा की कर रहे हैं। जी हाँ, मतलब दशकों बाद बिहार में एक ऐसी सरकार बनी है जिस सरकार का रिमोट कंट्रोल दिल्ली के हाथों में है। कांग्रेस के शासन में हुआ करता था और 90 के बाद बिहार में ये परिपाटी खत्म हो चुकी थी। लालू, राबड़ी, नीतीश, जीतन राम मांझी, मतलब सत्ता पूरी तौर पर क्षेत्रीय दलों के हाथों में रहा। दिल्ली का कोई मायने नहीं रह गया था कि कौन मंत्री बनेंगे, कौन पदाधिकारी आपके सेक्रेटरी बनेंगे, कौन डीजीपी बनेंगे, ये तय बिहार के नेता कर रहे थे। लेकिन अब ये चीजें बदल गई हैं। कहां 90 और कहां 2026। इतने लंबे अंतराल के बाद बिहार में एक ऐसी सरकार बनी है जो सरकार खुद यह तय करने की स्थिति में नहीं है कि बिहार के चीफ सेक्रेटरी कौन होंगे, डीजीपी कौन होंगे, मंत्रिमंडल में कौन लोग शामिल होंगे। मतलब हर फैसला दिल्ली दरबार में होगा। तो मंत्री बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री से 4 बजे के बाद उनकी मुलाकात होगी, गृह मंत्री से भी मुलाकात होगी, पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से भी मुलाकात होगी। इस मुलाकात का मायने क्या है और इस मुलाकात के सहारे सम्राट बिहार को संदेश क्या देना चाहेंगे? तो हम सीधे चलते हैं दिल्ली। हमारे साथ अभिषेक जी जुड़ रहे हैं। हम अभिषेक जी से जानना चाहेंगे कि सम्राट चौधरी की इस यात्रा का मतलब क्या है। वैसे डबल इंजन की सरकार है और वह विपक्ष की भी सरकार रहती तो एक बार प्रधानमंत्री से मिलने का एक प्रोटोकॉल भी रहा है, नई सरकार का गठन हुआ है। लेकिन बीजेपी की सरकार है, पहली बार बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बिहार में बना है और उनकी पहली यात्रा है। अभिषेक जी, इस यात्रा को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस यात्रा को देखने के लिए हमें 21 साल पुराने एक वाकये को याद करना होगा। 24 नवंबर 2005, नीतीश कुमार तो इस वर्ड को रट ही लिए हैं, इतना भर हर भाषण में बोलते हैं। उसके बाद जब वो सत्ता संभाले थे 24 नवंबर 2005 को, उसके कुछ दिनों के बाद उनका दिल्ली दौरा हुआ था। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत थी वो किसी से छिपी हुई नहीं थी। हम लोग भी जब पटना से मोतिहारी जाते थे अपने स्कूल के दिनों में, 2-2, 3-3 फिल्में बस में फिल्म चलती थी, वीडियो कोच बस का नाम होता था, खत्म हो जाती थी तब मोतिहारी पहुंचते थे। अब एक फिल्म चलती है तो आमतौर पे पहुंच जाते हैं लोग। अगर गांधी सेतु पार कर गए तो एक फिल्म में पहुंच जाते। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत को बयान करने के लिए मैंने ये बात कही है। नीतीश कुमार उस वक्त जब दिल्ली आए थे तो अखबारों में बड़ी बड़ी फोटो छपी थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से वो मिल रहे थे, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से मिल रहे थे और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया के साथ तो उनकी फोटो कवर पेज पे छपी थी, अगर आपको याद हो तो बड़ी देर तक उनकी चर्चा हुई थी। उसके बाद नीतीश कुमार पटना पहुंचे थे तो हम पत्रकारों की बिरादरी के बीच से ही उनके पास एयरपोर्ट पर ही सवाल पूछा गया कि दिल्ली गए थे, क्या कुछ हासिल किया है, क्या कुछ मिला है केंद्र सरकार से। याद कीजिए, नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री थे और सरकार यूपीए की थी केंद्र में, डबल इंजन जैसी कोई बात नहीं थी। और तब नीतीश कुमार ने कहा था कि झोला लेकर गए थे और बोरा भर कर लाए। अब सम्राट चौधरी झोला लेकर गए हैं या नहीं गए हैं, वैसे भी उनके जो राजनीतिक आका है, देश के प्रधानमंत्री, वो तो झोला उठाकर चल देने की बात कहते हैं। लेकिन झोला लेकर के सम्राट चौधरी गए हैं या नहीं गए हैं और क्या मांग करके लाएंगे, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार से ज्यादा कम से कम आर्थिक हालत की समझ सम्राट चौधरी को होनी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार कभी बिहार सरकार में रहे ही नहीं थे, एक बार विधायक रहे थे। सम्राट चौधरी बिहार के वित्त मंत्री रह चुके हैं और जो हमारी आपकी सबकी समझ कहती है कि जो एक बार वित्त मंत्री रह लेता है
उसे बिहार की या किसी भी राज्य के वित्त मंत्री को राज्य की माली हालत की बहुत अच्छी समझ होती है। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब दिल्ली आए हैं तो ये सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात तो नहीं होनी चाहिए। कल ही परसों मैं देख रहा था कि राज्यों का अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को चलाने में उसके टैक्स रेवेन्यू का कितना योगदान है, तो सबसे कम बिहार का है, 25% के आसपास, मतलब 75% के आसपास वो रेवेन्यू के लिए दिल्ली के सामने मुंह जोड़ने के लिए तैयार है। इसके उलट आप तेलंगाना की स्थिति देखिए तो तेलंगाना 77% रेवेन्यू खुद जनरेट कर रहा है। तेलंगाना कोई समुद्री सीमा वाला राज्य नहीं है, जो नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे के लिए कहते थे कि हम लैंड लॉक्ड स्टेट हैं, यानी हमारे राज्य की कोई कोस्टल बाउंड्री नहीं है। वो तर्क वाजिब भी है, लेकिन आज की तारीख में उत्तर प्रदेश को भी आप देखें तो 48% टैक्स रेवेन्यू वो खुद जनरेट करता है। बिहार का रेवेन्यू कैसे बढ़े, कौन कौन से नए सोर्सेज हों, कैसे कुछ हद तक पलायन को रोका जाए, यानी मोटे तौर पर कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने जो बुनियाद डाली इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करके, उसके आगे भी विकास होता है। ये सम्राट चौधरी के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए कि दिल्ली जाकर वो बात करें। जैसे अब आगे की बात हम क्यों कह रहे हैं, एक लाइन में हम सम अप करते हैं इसको। लालू यादव आए तो सामाजिक न्याय की बातें हुई और उनके पहले कार्यकाल में काफी हद तक चीजें उस दिशा में आगे बढ़ी भी थी। ये अलग बात है कि लक्षण चीजों के बदतर होने के पहले ही कार्यकाल में दिखने लगे थे, लेकिन सामाजिक न्याय से आगे आर्थिक न्याय की जरूरत होती है, वो लालू यादव कभी समझ नहीं पाए। और उस आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय को सामाजिक भागीदारी में बदलने जैसी जो चीजें थी, उसके लिए बिहार जनता दल परिवार के दूसरे मुख्यमंत्री की तरफ देखा और वो नीतीश कुमार थे। अब उसके आगे जरूरत क्या है? उसके आगे जरूरत है कि बिहार में पलायन को रोका जाए। और बिहार में शुरू से एक अजीब सी मान्यता खास करके ऊपर के लीडरशिप में रही है कि पलायन को रोकने की कोशिश, एकमात्र रटा रटाया नैरेटिव बताया जाता है कि बिहार में उद्योग लगाया जाए, उद्योग लगाया जाए। सवाल यह है कि जब तक आप शिक्षित लोगों का पलायन नहीं रोकेंगे तब तक आप अशिक्षित लोगों का पलायन नहीं रोक सकते। यह सबसे बड़ा सत्य है। यहां बॉटम टू टॉप की कोशिशें होती है। गांव देहात में लोग कहावत कहते हैं, हमारे यहाँ भोजपुरी इलाके में कहते हैं लोग कि अगला हर जैसे बहता है हल, वैसे ही पिछला हल भी बहता है। ये समाज के अंदर की बहुत बड़ी सच्चाई है, इसको स्वीकार करना होगा। उसको रोकने के लिए सम्राट चौधरी के पास क्या विजन है और क्या वाकई नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी या निर्मला सीतारमण इस चीज के लिए तैयार है कि बिहार के अंदर से पलायन को रोका जाए? मुझे लगता है कि इन सब चीजों पर अगर दिल्ली में बात होगी तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद मुझे नहीं है। जी, ये एक और सवाल है अभिषेक जी कि मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो, पदाधिकारियों को सेंट्रल पूल के जो पदाधिकारी हैं जो बिहार कैडर के ही हैं उनका बिहार ले जाने की बात, कई तरह की चीजें चर्चा है। क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों में जिस तरीके से सरकार चल रही है, माना जा रहा है कि बिहार में भी सरकार उसी तरीके से चलेगी। मतलब रिमोट गुजरात के हाथ में, डेवलपमेंट की योजनाओं पर की हिस्सेदारी गुजरात के लोगों के हाथ में। तो क्या सम्राट शाह और मोदी के इस पैटर्न को स्वीकार करेंगे, ऐसा आपको लगता है क्या? देखिए, स्वीकार नहीं करेंगे तो उनके पास चारा क्या है, सवाल ये भी है। नेता तब असर्ट करता है जब उसका व्यक्तित्व उसकी राह में बाधा नहीं बनता। योगी आदित्यनाथ से भी यही उम्मीद की गई, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने काफी हद तक इन चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उनसे थोड़े कम लेकिन काफी हद तक इन चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देने वाले एक और मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दूसरे मुख्यमंत्रियों की बात करें तो आप ये चीज नहीं देखेंगे, कहीं आपको दिखाई नहीं देगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, चीजें किस तरह से चल रही है, ये कहीं से आप नहीं देखेंगे। तो दिल्ली जा करके गुजरात लॉबी की कृपा बनाए रखने की कोशिश होगी, ना कि गुजरात लॉबी के हितों से टकराने की कोशिश होगी। राजनीति तो वही है अभिषेक जी। मतलब बिहार में कोई पहली बार विधायक बने हुए नेता को मुख्यमंत्री बनाने में गुजरात लॉबी कामयाब नहीं हुआ है। बिहार में ऐसे नेता मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए हैं जो सिर्फ चेहरा बदला है, राजनीति वही है। लालू हो, नीतीश हो या फिर सम्राट हो, जो पिछड़ों की जो राजनीति है और जो राजनीति बिहार में 90 के दशक से शुरू हुआ है, सिर्फ चेहरा बदलते चला गया है।
इसलिए सम्राट को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरह, हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरह, राजस्थान के मुख्यमंत्री की तरह डंडा से हरकाया तो नहीं जा सकता है, जो इनका मिजाज है। संतोष जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सम्राट चौधरी अपनी वरिष्ठता का ज्ञान उन्हें कब होता है। कई बार होता है कि अपनी ताकत का एहसास भी दिलाना पड़ता है लोगों को। सम्राट चौधरी करगिल वॉर के समय में राज्य सरकार के मंत्री हुआ करते थे, अगर आपको याद हो तो 1999 में करगिल वॉर के समय में। उस वक्त नरेंद्र मोदी विधायक भी नहीं बने थे, जिंदगी में कोई चुनाव तक नहीं लड़े थे। तो सम्राट चौधरी नरेंद्र मोदी से सीनियर है, ये एहसास जब तक सम्राट चौधरी को नहीं होगा तब तक सम्राट चौधरी से आप ये उम्मीद नहीं कर पाएंगे कि वो दिल्ली के साथ अपने हक की लड़ाई लड़ सकेंगे। नीतीश कुमार लड़ रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने प्रयास नहीं किया। बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के लिए दिल्ली में रैली की, दो बार रैली की। भारतीय जनता पार्टी ने उस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया, सरकार उन्हीं के साथ थी, लेकिन तब भी उन्होंने रैली की थी रामलीला मैदान में। सम्राट चौधरी क्या करेंगे? विशेष राज्य वाला मामला तो अभी लगता है कि दफन ही हो गया है। हमारी भागीदारी क्या है भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर? हमारी भागीदारी, जब हमारी आबादी बिहार की 7-8% है, क्या हमारी 7-8% भागीदारी है भारत की अर्थव्यवस्था में? नहीं है। ये भागीदारी आप जब तक सुनिश्चित करने की बात नहीं करेंगे तब तक कहां से आप दिल्ली के सामने आप अपना कोई ब्लूप्रिंट लेकर नहीं जाएंगे, तब तक कैसे होगा? और रही बात अधिकारियों की ट्रांसफर, पोस्टिंग और सेंट्रल डेप्यूटेशन से वापस बुलाने की, इससे कहीं कुछ नहीं होता है। जो अधिकारी लालू यादव के साथ काम कर रहे थे, जो अधिकारी बूटा सिंह के साथ काम कर रहे थे, वही तो नीतीश कुमार के साथ थे। जीएस कंग, जिनको राबड़ी देवी ने चीफ सेक्रेटरी बनाया था और वो बूटा सिंह के समय चीफ सेक्रेटरी थे, वही शुरुआत में 1-1.5 साल तक नीतीश कुमार के भी चीफ सेक्रेटरी थे। लेकिन उसके बाद सारे वो अधिकारी चले गए गताल खाने में, जो लालू और के करीबी थे। ऐसा नहीं है, वो चीजें तो अलग चीज है, लेकिन अलग चीज है कि धीरे-धीरे करके हटाया गया। तो नहीं, इस पर बहस की गुंजाइश नहीं है। चलते चलते आखिरी सवाल, क्या मंत्रिमंडल को लेकर, गठन को लेकर भी सम्राट को आजादी मिलेगी, या फिर केंद्र के अनुसार ही मंत्रिमंडल गठन का भी स्वरूप सामने आएगा? सम्राट चौधरी को कैबिनेट फॉर्मेशन के मामले में कोई आजादी नहीं मिल रही है, ऐसा मेरा मानना है। भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट दिल्ली से तैयार होगी, जनता दल यूनाइटेड की लिस्ट 7 नंबर सर्कुलर रोड से तैयार होगी, चिराग पासवान के घर से लोजपा वाली लिस्ट आएगी, मांझी जी के घर से लिस्ट की जरूरत नहीं है, पहले से वो नाम आप जानते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की लिस्ट की जरूरत नहीं है, उनका नाम पहले से आपको पता है। तो कैबिनेट गठन के मामले में सम्राट चौधरी की चलेगी, ये बात किसी के गले नहीं उतरती है। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के मामले में जो विधायकों की नहीं चली है, तो सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बन गए हैं नीतीश कुमार की कृपा से, उसके बाद सम्राट चौधरी की कैबिनेट के गठन के मामले में चलेगी, ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि कैबिनेट फॉर्मेशन के मामले में अपनी चला पाएंगे। सवाल यह है कि जो कैबिनेट बनेगी उससे राज्य के हित में कितना काम होगा। रबर स्टंप मुख्यमंत्री रहेंगे, यही ना, जो केंद्र कहेगा यही करेंगे। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब कोई योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस नहीं बनाना चाहता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए थे अभिषेक जी। रबर स्टंप मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी दिखेंगे, इनका ये मानना है। लेकिन बिहार की जो सियासत है ना, और उस सियासत में जिस तरीके से व्यक्ति बदल रहा है, पॉलिटिक्स स्थिर है, ऐसे में शाह और मोदी के लिए बहुत आसान नहीं होगा सम्राट पर कंट्रोल करना। चलिए, इस बड़ी बहस को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।